जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जरा सा प्यार कुछ आंखों में पानी छोड़ आते हैं। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। उदय प्रताप सिंह हिंदी के वरिष्ठतम कवि, शिक्षाविद, समाजवादी विचारक, पूर्व सांसद और जाने माने राजनेता। 90 वर्षीय उदय प्रताप सिंह जी भारतीय साहित्य और राजनीति के बीच एक मजबूत पुल की तरह प्रतिष्ठित हैं। कविता के मंचों से लेकर संसद के गलियारों तक वे जहां भी रहे अपनी समाजवादी विचारधारा और प्रतिबद्धता के लिए जाने गए। कविता और विचार की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रतिष्ठित साहित्य शिरोमणि और यश भारती सम्मान, साहित्य और लोकहित की राजनीति के लिए अनेक बार पुरस्कृत व सम्मानित उदय प्रताप सिंह जी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सूरीनाम के हिंदी सम्मेलन में आचार्य की मानद उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। देश और विदेश में उनकी लोकप्रियता, अनगिनत साहित्यिक यात्राएं, उदय प्रताप सिंह जी की गौरवशाली जीवन यात्रा की कथा स्वयं कहती हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका उदय प्रताप सिंह जी, बज़्म खास की इस खास महफिल एक मुलाकात। शुक्रिया आलोक, और मैं वेद गुप्ता जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बज़्म खास के ज़रिए से अदब और मौसीकी को इतना इज़्ज़त बख्शी है और बड़ा पॉपुलर आपका ये, मैं सुनता रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रयास है। तो दौरे हाजिर में नसीहत की तरह आपका एक शेर मुझे याद आ रहा है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस मुल्क को आपने देखा उस वक्त भी जब ये आज़ाद हुआ। 15 साल की आपकी उम्र थी जब देश आज़ाद हुआ। बिल्कुल। वो कौन सी उम्र थी जब पहली कविता कही? कविता तो आलोक ऐसा था कि हमारे परिवार में घुट्टी में पिलाई जाती थी और हमारे परिवार का माहौल इतना शायराना था, इतना कवितामय था। पहले तो जॉइंट फैमिली थी और हमारे पिताजी 4 भाई थे और सब के सब कोई शायर खुद एक थे और बाकी कविता से और शायरी से बहुत मुतार। शाम के वक्त हमारे यहाँ खाने से पहले अक्सर शेर व शायरी हुआ करती थी, तो सुन के हमको बचपन से ही लिखना शुरू कर दिया था। जब आज़ादी मिली तब तो हम काफ़ी बड़े, 15 साल के हो गए थे। जी जी जी। तब तक हमने कई कविताएं छोटी मोटी लिख ली थी। पहली कविता याद आती है? पहली कविता देखिए, अब आपकी कितनी पुरानी कविता है कि हमारे यहाँ हम लतीफ़े सुनाते रहते थे, तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि इस लतीफ़े को कविता में भी बांध दो। तो वो ये था कि कोई एक अच्छे डील के आदमी धोबी के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि तुम सबसे 2 आना कपड़ा लेते हो, कितना सस्ता था तब, 2 आना कपड़ा लेते हो, हमसे 4 लेते हो, ये संविधान में साफ लिखा है, ये तो गलत बात है। तो मैंने उस पर कविता लिख दी। अच्छा। एक दिवस मोटे जी निकले बना भेष विकराल, धोबी की दुकान पर पहुँचे बोले धोबी लाल, सबसे 2 आना कपड़ा लेते हो, हमसे 4, संविधान में साफ लिखा है ये है अत्याचार। धोबी बोला व्यर्थ मित्र क्यों मचा रहे उत्पात, 2 आने में कैसे धो दे तंबू और कनात। क्या बात है। ये बचपन में हंसी हंसी में भी कविताएं लिखी, ऐसी भी लिखी। आपका बचपन शिकोहाबाद में बीता जी। बचपन में ऐसा क्या बीता जो आपको आज तक याद रहता है? शिकोहाबाद में बहुत सी बातें हैं वो बचपन की। मैंने 7वें क्लास में से एडमिशन लिया अहीर कॉलेज से और वहीं से भी बीए पास किया, यानी 7वें से लेके बीए तक 7-8 साल हम बराबर एक ही कॉलेज में पढ़े
और वो 2.5 किलोमीटर दूर घर से था। ओहो, और उन दिनों पैदल जाते होंगे आप? पैदल जाते थे और पैदल आते थे। और आज हम जो जिंदा हैं उसकी एक वजह ये भी है कि हम 5 किलोमीटर रोज़ चलते थे, और कभी कभी जो खेलने जाते थे तो वो 5 के 10 भी हो जाते थे। हालांकि जब बड़े हो गए तो हमको साइकिल अलाउ कर दी गई शाम के वक्त, लेकिन उसमें बड़ी तहजीब, बड़ी तमीज़ सिखाई जाती थी और विनम्रता सिखाई जाती थी, सादगी सिखाई जाती थी। ये नहीं है कि वो सारे के सारे जो कुछ हमने सीखा वो अपने परिवार से सीखा। कविता भी परिवार से ही सीखी। और ये जो हम आज के ज़माने, मेरा एक शेर है उसी में जिसमें मैंने कहा है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। दादा ये गज़ल सुना ही दीजिए। हाँ, इसमें एक शेर ख़ास ये है कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे ख़त्म कलेजा निकाल के। इसमें शेर जो मैंने कहा है वो मैं वहाँ से तरबियत मुझे मिली, और वो ये है कि ये कह के नई रोशनी रोएगी एक दिन, अच्छे थे वही लोग पुराने ख्याल। क्या बात है, वाह। तो वो जो पुरानी बातें हैं वो बड़ी तहजीब से जुड़ी हुई और एक सीख देने वाली बातें थी। तो वो शुकाबाद में हमारा वो बचपन गुजरा। तो बचपन की बात चलिए तो मैं भी आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपके बचपन का शेर। दिल दोस्त है अपना तो सभी दोस्त हैं अपने, वरना तो ये दुनिया है यहाँ कौन है किसका। जी हाँ, आलोक एक शेर मेरे ताऊ जी का है, ब्रजराज सिंह शाद जी। मैं वही बोलने वाला था कि उनकी एक किताब थी सैर जन्नत, और उसमें वो कल्पना ये की कि वो जन्नत में पहुँचे हैं तो सब कवियों से बात हो रही है, उसमें सब सारे पुराने नए कवियों। तो इस तरह से हमको जो साहित्य के जीवन मूल्यों की जो शिक्षा मिली वो तो मिली उनसे, ताऊ जी से। और हमारे पिताजी जो थे वो तो शायरी के बहुत पक्ष में नहीं थे। सबके पिता वो हमसे यूँ कहते थे कि ये तुम शायरी करते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जीवन में करोगे क्या। हालांकि एक बड़ी मज़ेदार घटना उनकी हम सुनाना चाहते हैं कि हमारा पहली बार जब आकाशवाणी मथुरा से हमारा प्रोग्राम शाम को आने वाला था 8 बजे से, और हम सुबह से ही मथुरा पहुंच गए थे। ओहो। अच्छा, और पिताजी से जब हमने कहा कि हम मथुरा जा रहे हैं उसके लिए, तो उन्होंने हमको कहा कभी यही करते रहोगे, मथुरा जाओगे, यहाँ जाओगे, बाद में पढ़ोगे लिखो तो होगी नहीं। तो अच्छा, उस वक़्त हम पढ़ते थे BA में। तो बड़ी विचित्र सी बात थी। तो हमने लौट के आके अम्मा से पूछा कि पिताजी ने सुना? बोले सुना था, एक रख लिया था बिजली का रेडियो कहीं, और फिर एक बैटरी का इसलिए मंगा के रख लिया था कहीं बिजली चली गई तो सुनाई न दे, और फिर पूरा सुना है उन्होंने। अच्छा। लेकिन हमारी ये हिम्मत नहीं पड़ी उनसे जाके पूछने कभी कि आपको कैसा लगा। हाँ, लेकिन और लोगों ने जिन्होंने बताया तो उन्होंने कहा बहुत पसंद थे, बहुत खुश थे, लेकिन मुंह से नहीं कहा। तो वो कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक घटना सुना दूँ जी। मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था योगेंद्र पाल साबर, वो अंग्रेजी के लेक्चर थे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। लकीरें खींच कर तुमने ज़मीं तो बांट दी, लेकिन अब इस टूटी हुई तस्बीह के दाने ये पाकिस्तान के बंटवारे पर होगा। इसका अगला शेर भी बहुत अच्छा है, साबिर साहब का शेर। अगला शेर ये था कि ज़मीन गुलसिता ठुकरा न इन पसमुर्दा फूलों को, कली बनकर यहाँ महके तो मुरझाने कहाँ जाएं। तो इस तरह के इस माहौल में हम पले। तो अब साबिर साहब ने एक दिन हमको क्लास में से निकाल दिया इस बात पे कि वो जॉन कीट्स की पोएम का हम ट्रांसलेशन वो पैराफ्रेजिंग करके नहीं लाए। ओहो। देखिए उस वक़्त की क्या थी कि वो हमारे निकट के संबंधी भी थे, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में उतने सख्त थे कि उन्होंने कहा कि जब तक तुम इसकी पैराफ्रेजिंग नहीं करके लाओगे तब तक क्लास में बताना हमारे में। तो हमको बुरा लगा उस वक़्त भी कि भाई ये लड़कों के सामने हमको उस वक़्त ज़्यादा समझ आती थी। हाँ, तो उसके बाद हमने उसी गुस्से में आके उस जो कीट्स की जो पोएम थी उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया पूरी का। वो थी व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो लोन एंड पेली लॉटिंग द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग। हमने उसका अनुवाद कर दिया। क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए इसे क्यों हो उदास पक्षी का कलरव बंद हुआ सूखी झीलों की हरी घास। तो इस तरह से आगे जब हमने 2-3 बंद थे उसके, वो अंग्रेज़ी में मुझे याद है, हिंदी में याद है, लेकिन मैं समय बचाने के लिए कह रहा। तो उनको जब कहा तो उन्होंने यकीन नहीं किया
मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये तुमने लिखा है। बोले अब आगे वाले 3 का और हमको करके सुनाओ। अच्छा। उस चक्कर में हमने फिर पूरी पोएम का ही कर दिया और उनको सुनाया। और उसमें एक में तो वो उन्होंने कई बार पढ़वाया। उन्होंने कहा कि इतना लिटरल ट्रांसलेशन तुम कर सकते हो। ये में वो थी कि शी मेट मी इन द मीट फुल ब्यूटीफुल लाइक ए फेरी चाइल्ड, हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, हर आइज वर वाइल्ड। तो इसका मैंने अनुवाद किया था। वो मिली मुझे थी खेतों में, परियों के शीप आँखें थी, थे केश बड़े और पद कोमल, बेरहम बहुत ही आँखें थी। क्या बात है। तो साबिर साहब ने फिर मुझसे कहा कि जो बाकी के बच्चे हैं उनका भी करके लाओ तो हम समझेंगे कि तुमने किया है। और आगे था कि शी ब्रॉट मी फ्रूट्स ऑफ रैली स्वीट एंड मन्ना ड्यू एंड लैंग्वेज स्टेज शी सेड आई लव दी ट्रू। तो मैंने उसका अनुवाद किया, खाने को ले आई वह अमृत सा मधु आहार बहुत, और कहा अनोखी भाषा में मैं करती तुमको प्यार बहुत। आगे बहुत था, शी ब्रॉट मी फ्रूट्स ऑफ रैली, और उसके आगे था कि शी took me to her elfin grot and there she wept full sore. I shut her wild eyes with kisses for. अब मेरे सामने था कि kisses for अंग्रेजी में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चुम्बन शब्द हिंदी में बड़ा कैसे करें इसे। तो हमने फिर इसका बड़े कौशलपूर्ण ढंग से अनुवाद किया और इसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और वो ये था, ले जाकर मुझको अपने घर वो बिलख पड़ी आंसू भरकर, मैंने उसके आंसू पोंछे, मुख से उसके लिए छू लिए अधर। क्या मुख बात से है। वाह, उसके वाह, वाह। छू लिए अधर। आया इस बात को जब उन्होंने इतनी तारीफ़ की, और उस तारीफ़ के इंतहा ये हुई कि वो शाम को हमारे घर आए। हमारे पिताजी कहने लगे, अब आप इसको दुनिया में कभी बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। मैंने आज इसकी 2 ट्रांसलेशन सुने हैं तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो इस तरह से हमको हमारे पिताजी से भी अनुमति मिली कविता आगे बढ़ने की। नहीं तो वो कविता के पक्ष में नहीं थे। कभी कभी कुछ लोग ऐसा, नई पीढ़ी ये समझने लगती है कि जो पुरानी कश्ती को पार लेकर। तो मैंने पुराने लोगों की तरफ से ये शेर कहा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार, तब संघर्ष ज़्यादा था उस ज़माने में, अब तो बड़े कब सम्मेलनों में बड़े आराम है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करना। तुम होशमंदी के ऊंचे दावे किसी मुनासिब जगह पे करते, ये मैकदा है यहाँ से कोई कहीं गया बेखबर गया है। क्या बात है। और हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या ज़िंदगी का। क्या बात। हुआ सफ़र में यही तजुर्बा, वो रेल का हो या ज़िंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर, अब्बल मिलता नहीं है, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। और जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते। क्या बात है। जवान आँखों में कितने सपने सुनहरी धज के दिखाई देते, सुबह के सूरज का अक्स जैसे नदी के जल में बिखर गया है। पर हमारे जैसे लोग क्या है कि हमारे दिमाग में है कि न ख्वाब बाकी है मंजिलों की, न जानकारी है रह गुज़र की, कबीर मन तो बुलंदियों पर ठहर गया तो ठहर गया है। और उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आँखें सुना रही हैं। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आँखें सुना रही हैं, हमारे सपने को सच माना जिगर का टुकड़ा शहर गया है। उदय के बारे में कुछ न पूछो, पुरानी मस्ती अभी जमा है, कि बज़्म यारा में शब गुजारी पता नहीं अब किधर गया है। बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगला सवाल जो मेरा है वो साबिर साहब के शेर से ही है। जी। हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। जी। तो खुद से जब कवि उदय प्रताप सिंह जी की मुलाकात होती है तो वो कैसी होती है? आलोक, ऐसा है कि गज़ल से मैं सुनाता हूँ, उसमें शायद एक शेर याद आ जाए मुझे। वो ये है कि जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ आते हैं, ज़रा सा प्यार कुछ आँखों में पानी छोड़ आते हैं। हमारा मैकदा दैरो हरम से लाख बेहतर है। वाह। हमारा मैकदा दैरो हरम से लाख बेहतर है, यहाँ आए तो बाहर बदगुमानी छोड़ आते। क्या बात है। वाह 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 वाह। और कहानी राम की बनवासियों पर फ़ख्र करती है,
कहानी राम की बनवासियों पर फक्र करती है। उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ा था, क्या कहने दादा, वाह। उसूलों के लिए जो राजधानी, उसमें एक शेर था कि सच्चाई की सतह पर जब कभी हम खुद से मिलते हैं, सच्चाई की सतह पर जब कभी हम खुद से मिलते हैं, सुनहरे ख्वाब बातें आसमानी छोड़ाते क्या हैं। कहने। उदय, इसमें ये भी है कि मोहब्बत में उदय देना न दिल कम ज़र्फ लोगों को, नई की धुन में जो चीज़ें पुरानी छोड़ाते हैं। क्या बात है। तो हम जब सच्चाई की सतह पर जब मिलते हैं खुद से, तो सुनहरी ख्वाब और बातें आसमानी छोड़ाते हैं। हर कोई छोड़ देता है। ऐसी कोई गज़ल है आपकी उस दौर की, अपनी शैशवावस्था की, जो आपको अक्सर याद आती हो और बड़ी शिद्दत से याद आती हो? हमने गज़ल बाद में लिखना शुरू किया है। पहले हमने छंद लिखे हैं। जैसे अब हम आपको एक गीत सुनाते हैं। आपने कभी हमारे गीत नहीं सुने? जी, स्वागत। हाँ, ये है कि मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। क्या कहने। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। मन तो मेरा भी चाहा करता है अक्सर, सब हंसी खुशी बिखरा दूँ तेरे आंगन में। यदि एक रात में नभ का राजा हो जाऊँ, रब चांद सितारे भर दूँ तेरे दामन में। पर जिसने मुझको नभ तक जाने नहीं दिया, ये माटी की दीवार तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का। इसमें मैंने ये कहा है कि ये धन जो है वो सुविधा ला सकता है, सुख नहीं ला सकता, प्यार नहीं ला सकता। तो उसमें क्या है कि द्रौपदी दांव पर जहाँ लगा दी जाती हो, द्रौपदी दाव पर जहाँ लगा दी जाती हो, सौगंध प्यार की वहाँ स्वर्ण भी माटी है। ओहो। और कंचन के मृग के पीछे जब जब राम गए, सीता ने सारी उम्र बिलक कर काटी है। क्या कहने। क्या उस स्वर्ण सप्त लंका में कोई सुखी न था। उस स्वर्ण सप्त लंका में कोई सुखी न था। श्रम स्वेद जटित गलहार तुम्हें दे सकता हूँ। पसीने की कमाई, श्रम स्वेद जटित गलहार तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। कांटों के भाव बिके मेरे सब प्रीत सुमन। कांटों के भाव बिके सब मेरे प्रीत सुमन। कांटों के भाव बिके मेरे सब प्रीत सुमन। फिर भी मैंने हंस हंस कर वेदना सही। वो प्यार नहीं कर सकता है व्यापार करे, जिसे प्यार में भी अपनी चेतना रही। क्या बात। तुम अपना होश डुबा दो मेरी बाहों में, मैं अपने जन्म हजार तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। मैं धन के चंदन वन में भी रह आया हूँ। मैं धन के चंदन वन में वो भी अनुभव है मुझे। क्या बात है। पैसा वालों की जिंदगी अंदरूनी और बाहरी। मैं धन के चंदन वन में भी रह आया हूँ। मदभरी सुरभ में डूबे सांझ सकारे थे, किंतु प्यार की भूम जहर से काली थी। हरहुर पाप के नान कुंडली मारे थे। मेरा भी विषधर बनना यदि स्वीकारो तुम। मेरा भी विषधर बनना यदि स्वीकारो तुम। वह सौरभ युक्त बयार तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जितना चाहो प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। क्या कहने। मैं धन से निर्धन हूँ पर मन का राजा हूँ। आलोक, जो अब शुरू में आपने जिस गज़ल से इब्तिदा की थी, न तेरा है न मेरा है, ये तो वो गज़ल यूँ है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो उसमें मिल गई नदियाँ, हमारी जो वसी तहजीब है बड़ी विशाल है, और उस तहजीब में बहुत लोगों का योगदान है, सभी का है। बेशक। तो मैंने कहा है कि जो इसमें संकीर्णता से दूर, एक शेर मैंने कहा है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका। ये मज़हब क्या है, धर्म क्या है, ये उस तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं। यकीनन उनको हम अपना मज़हब कहते हैं, वो उनका मज़हब उधर से आता है उनका, लेकिन पहुँचते सब वहाँ तक है। तो मैंने कहा है कि हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और हम एक दूसरे पर डाल देते हैं कि
कोई कहता है कि हिंदुस्तान की अच्छाई और बुराई के लिए वो जिम्मेवार हैं कोई। मैं एक बात अलग कहता हूँ, हज़ारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं। क्या कहने, वाह। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। ईमान सबका है। मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है, जो इसमें मिल गई। और इसमें एक शेर ये भी था कि अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। क्या कहने। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। आज ये थोड़ी हम कहते हैं कि ये किसी मुसलमान ने बनवाया था तो मुसलमानों का वो नहीं, हिंदुस्तान की शान है ताजमहल। या खजुराहो किसी ने बनवाया, अजंता किसी ने बनवाया, अजंता ताज खजुराहो। अच्छा, उसी वक्त एक भूकंप आ गया तो हमने जो दूसरे दिन तस्वीर देखी अखबार में कि सारे लोग अपना अपना सामान बीनते फिर रहे हैं, तो मैंने शेर कहा, हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। हाय हाय हाय। ज़मीन के एक झटका और आदमी की वह सब बड़ी बड़ी बातें। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में, जो लावारिश पड़ा है धूल में सामान सबका है। और इसमें एक शेर बड़ा शाश्वत है और वो हर एक पर लागू होता है। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली हर झोली, अमीर की, गरीब की, पढ़े लिखे की, इसकी उसकी, गांव शहर, कोई ऐसा आदमी नहीं है जैसे प्यार की तलाश ना हो या ख्वाहिश ना हो। चाहे वो प्यार किससे, माँ से कि बच्चे से कि किससे, या प्रेमिका से, पत्नी से। ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंद। और इसका जो वो है सियासत के हवाले से, क्योंकि हम भी बहुत दिनों सियासत में रहे, तो मैंने कहा है कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी रचनाओं में समाजवाद अपनी शिद्दत से आता है, तो आपकी रचनाओं में समाजवाद पहले आया या आप समाजवादी पार्टी में पहले आए? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल लालू पूछा। इसलिए मैं यही कहना चाहता था कि मैंने जब बहुत छोटा सा था और तो मैंने अपने गांव में जो देखा, अपने बुज़ुर्गों का बिहेवियर, अपने गांव में कुछ लोगों का बिहेवियर गरीब आदमी से बहुत अच्छा नहीं था और कुछों का बड़ा अच्छा था। यहाँ तक था कि ये पूछ लेते थे कि भाई आज फला के यहाँ देखे आओ जरा, उनके आज होली पे कुछ उनके यहाँ नहीं बने होंगे, उनके यहाँ वो हो गई थी तो उनके यहाँ ये गूंजे पहुँचाओ। ये समाजवाद क्या है? परिवारवाद है। जैसे घर में कोई परिवार में, तो ये हमको शिक्षा बहुत बचपन में मिली और तब हम समाज में जानते, हमने तब कविताएं जो लिखी हैं जानते भी नहीं थे कि समाजवाद क्या होते। एक कविता मेरी है, स्वागत। कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। रामकृष्ण की तपोभूमि थी यह, इसमें खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, चांदी जैसे दिन थे इसके सोने जैसी रातें। सुप्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं, ढोती थी उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा। क्या बात है। और बचपन में ये वाक्य लगा करता था, कितना प्यारा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा, पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। ये उस वक्त समाजवाद कंसेप्ट था ही नहीं जिस वक्त आप लिख रहे थे। हाँ, इंटर, जिस वक्त आप शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, इंटर और बीए के बीच की कभी ये कौन सा साल रहा होगा दादा? ये 56-57 की कविता है जी। अब इसमें तब हम कहाँ समाजवादी पार्टी में थे, तो बात हम 89 में आए। लेकिन मन में क्या थी कि ये जो अन्याय समाज में हो रहा है
उस पर ये अजदहे, पैसे वाले अजगर, उस पर ये अजदहे प्रभु का ध्यान किया करते हैं। सच पूछो तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा ये उसकी संतानें महलों की जूठन से खाएं बीन बीन कर दाने। और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है कि खास खेत के बेटों के घर में धनदान नहीं है। बुनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाता, जैसा नंगा पैदा होता वैसा ही मर जाता। भ्रष्टाचारी, चोर, रिश्वती, बेईमान, जुआरी, अपने पुण्यों के प्रभाव से महलों के अधिकारी, और सोच रहे हैं सत्य, अहिंसा, मेहनत के अनुयायी कि जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक सुखदाई। अब ये पंक्ति सुन लीजिए कि रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहें कहानी। ये लगता है नहीं रहा है किसी आंख में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए, पहले तो वो देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और रहे भी अगर तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसीलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों, कवियों, कोई ऐसी युक्त निकालो जिससे लहराने लग जाए फिर से है नंदन वन। बनवासी श्रम को मिल जाए उसका राज सिंहासन। जैसे राम को वनवास दिया गया था, ऐसे ही श्रम को वनवास दिया गया है। बनवासी श्रम को मिल जाए उसका राज सिंहासन। तो अब ये कविता जो थी कैसी है कि ये समाजवाद का कंसेप्ट जो था, मैं शुरू से मानता रहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कोई भी गैर बराबरी किसी आधार पर अनुचित है। और एक नहीं, मैंने 20 कविताएं ऐसे लिखी इसमें। निराला से लेकर नीरज जी तक आपके साहित्यिक मित्रों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। 90 वर्ष के अब आप भी हो गए हैं। इस सोपान पर उम्र के कोई याद आता है आपको? निराला जी के तो हमने बस पैर छुए। शिवमंगल सिंह सुमन और हम लोग गए थे निराला जी वहाँ के कब सम्मेलन। तो निराला जी के जब गए तो उन्होंने कहा कि आपका जीवन सफल और सार्थक हो। तो हमने पूछा था सुमन जी से कि ये सफल और सार्थक में फ़र्क बताओ। तो बोले निराला जी की बात को समझना बड़ा मुश्किल है। उनका मतलब यह है कि जब जो तुम अपने लिए करते हो वो तुम्हारी सफलता है, लेकिन देश के लिए करते हो तुम्हारी सार्थकता है। क्या बात है, कितना बढ़िया उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो वो याद आते हैं हमको। तो वो घटना याद आती है सन 52 में, 53 में, 52 में मैनपुरी में एक राजा गोविंद राम सिंह हुआ करते थे। मैनपुरी के दामाद थे वो, मैनपुरी के राजा के। और उन्होंने एक बड़ा हिंदी सम्मेलन कराया था जिसमें कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी भी आए थे और उसमें निराला भी थे। आपने कहा निराला और नीरज जी भी थे, पर नीरज जी उसमें सबसे छोटे कवि थे। मैं तो केवल श्रोता था और नीरज जी ने सबसे पहले कविता पढ़ी थी और सुमन जी ने संचालन किया था। और निराला जी ने जो काम किया, जो हमारे मन में कविता के लिए जो भाव पैदा हुआ, कवि के लिए जो आदर पैदा हुआ, वो उस घटना से शायद पैदा हुआ कि निराला जी ने कहा कि हम आकाशवाणी पर हमने संकल्प किया कि हम कविता नहीं पढ़ेंगे। तो निराला जी ने वो नाराज़ हो गए तो नहीं पढ़ी। तो वो महादेवी जी ने उन्हें बहुत बहुत समझाया तो उन्हें अंग्रेजी की 4-5 पंक्तियाँ पढ़ दी। फिर उन्होंने जूही की कली याद सब पढ़ा। लेकिन इससे भी बड़ी जो घटना उसकी याद है हमको सम्मेलन की, कि शाम को डिनर पर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के वो, और निराला जी सबका राजा साहब के उसमें महल में वो था, डिनर था। तो उसमें निराला जी को टाइम दिया गया था 8 बजे का। तो निराला ठीक 8 बजे पहुंच गए, लेकिन गवर्नर साहब नहीं आए। निराला जी अड़ गए, कहा कि मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे खाना खिलाओ, मुझे सोना है। और उनको अलग से खाना खिला के और उनको सुला दिया गया। अब तब तक आए गवर्नर साहब। तो गवर्नर साहब ने कहा निराला जी कहाँ हैं? तो बोले कि साहब वो तो आए, उनको तबीयत ठीक नहीं थी तो वो तो भोजन करके सो गए। तो बोले कि मैं ये कैसे होगा? तो चलिए। तो उन्होंने कहा आपने ये ADC से कहा कि उनसे कहो कि हम मिलना चाहते हैं। तो गए तो ये उस निराला जी ने मना कर दिया कि हम किसी गवर्नर से नहीं मिलते। तो उन्होंने जब लौट के आगे कहा तो उन्होंने गवर्नर साहब ने पूछा कन्हैयालाल जी ने, क्या कहा था तुमने? कहा कि ये कहा था साहब के गवर्नर साहब। बोले ये गलती की तुमने। उनसे कहो कि गुजराती का एक छोटा सा लेखक कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आपको प्रणाम करना चाहता है। तो नंगे पैर निराला जी भाग के आए, उनको गले लगा लिया। ये कवियों का बड़प्पन था, सम्मान था। तो हमने वो शेर शायद इसी अनुभव से लिखा, जो हमने निराला जी का सम्मान देखा, जो उनकी गवर्नर साहब की विनम्रता देखी। हम फ़कीरों को न कुछ भी चाहिए, पर देखना कल अमीरे शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। क्या बात है, वाह। कल अमीरे शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा।
आपके साहित्यिक साथियों की बात हुई, 30-35 बरस तक आपने अंग्रेजी पढ़ाई मुख्तलिफ कॉलेजेस में। ऐसे कौन से छात्र आपके हैं जो आज आपको याद आते हैं? देखिए, मैंने अंग्रेज़ी भी पढ़ाई और मैं प्रिंसिपल भी रहा, और प्रिंसिपल ज़्यादा रहा लेकिन पढ़ाता तब भी रहा। मुझे अपने बहुत से छात्रों पे बड़ा फ़ख्र होता है, इसलिए कि मेरे कई छात्र हर क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज तक एक भी ऐसी शिकायत किसी की जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो जीवन मूल्य उस समय के स्थापित किए थे उनको उखड़ा हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मुलायम सिंह जी भी मेरे स्टूडेंट रहे, राम गोपाल जी मेरे स्टूडेंट रहे, महेश पुरी ग्वालियर में हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए, और आईएएस कई अब 2 आईएएस तो यहीं पर हैं। मैं उत्तर प्रदेश में शिव सिंह जो आईएएस है मेरे स्टूडेंट हैं, एक दूसरा और है कि अब वो शायद रिटायर हो गया। तो इस तरह से कई लोग हैं, और हर क्षेत्र में मेरे कई अध्यापक प्रोफेसर होके और अध्यापक होके जो निकले हैं वो भी रिटायर हो गए। हमारी अवस्था 90 साल की हो गई, तो जिनको हमने 60 में और 68 में पढ़ाया था वो प्रोफेसर होके रिटायर हुए, और बड़े बड़े नामी लोग हुए। बतौर राजनेता आपके भाषण जितने लोकप्रिय नहीं हुए, बहैसियत कवि और शायर आपकी रचनाएं उतनी ज़्यादा ही कोट होती हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो कविता है वो बहुत स्थायी भाव छोड़ती है इंसान के मन मस्तिष्क में, या अपनी बात कहना भाषण से कहीं ज़्यादा बेहतर कविता में होता है? देखिए आलोक, आपने ये प्रश्न बहुत समझदारी का किया है। मैं पहले तो ये बता दूं आपको कि साहित्य और राजनीति दोनों आम आदमी का हित चाहते हैं। साहित्य का अर्थ ही है कि जो सबके हित में, सबका हित में हो, वो साहित्य है। राजनीति भी, अगर राजनीति सही राजनीति है तो वो जनता का हित ही चाहती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ साहित्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। एक मैं छोटी सी बात बता दूँ आपको, निराला जी की कविता है वो तोड़ती पत्थर, लेकिन उस कविता को अगर साकार किया तो लोहिया जी ने किया। लोहिया जी बिहार में एक भाषण कर रहे थे, तो उस भाषण में एक महिला आगे बैठी थी, तो उन्होंने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, हमें तो ये लोग ले आए थे कि लोहिया जी महिलाओं को बहुत, आप भी चलिए, तो हम तो पहली बार आए हैं। उसको लोहिया जी ने बाकायदा समाजवादी शिक्षा ही नहीं दी, उसे वो 2 बार वो एमएलए रही बिहार में, 1 बार एमपी रही, शांति देवी उसका नाम था। तो जो सपना साहित्य देखता है उसको पूरा राजनीतिक ही करेगा। क्या बात। मान लीजिए हम समाजवाद का सपना देखा, लेकिन जो काम हमने कविता के रूप में लिखे उनको अगर कर पाए तो हम तब कर पाए जबकि हम एमपी हो गए। मान लीजिए हम किसी गांव में किसी सुधार करना चाहते हैं, तो हम कविता ही तो लिख सकते हैं कि इनके संग अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय को दूर कौन करेगा? राजनीतिज्ञ करेगा। तो एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए फिलोसोफर किंग की कल्पना की गई थी कि जो ख्वाब भी देख सके, सपना भी देख सके, विचार भी सके और शासन भी कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोग समझते हैं कि ये 2 ध्रुवांत हैं, साहित्य और राजनीति 2 ध्रुवांत नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। और वो आप लोगों ने 20 दफ़े सुनी होगी कि नेहरू जी डगमगाए तो दिनकर जी ने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा कि अरे, तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति डगमगाएगी साहित्य उसको संभालता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हुए एक तरह से। तो लेकिन स्थिति तब गड़बड़ा जाती है जब साहित्यकार राजनीतिज्ञों से प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि कबीर से लेके और जितने भी संत कवि हुए हैं, उन्होंने एक ही दिए कि वे जनता के पैदाइशी नुमाइंदे हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। उन्होंने जनता के लिए कविता लिखी है,
और वो बात मैंने भी लिखी। मैंने जब भी लिखी तो जनता के लिए कविता लिखी। मेरी एक कविता है जिसमें मैंने लिखा, धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो, जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो, उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं, वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। क्या बात है, वाह। राजनीतिक वो हो सकता है सही जो हाथों में, जिसके हाथ में छाले हों, जिसने वो बैठे। तो अब ये जनता की कविता है, तो इसलिए कवि को मैं ये मानता हूँ कि कवि, असली कवि वो है। आप निराला को ले लीजिए, मुक्तिबोध को ले लीजिए, रंग जी को ले लीजिए, बलवीर सिंह रंग मशहूर गज़ल को गाय शायर थे, लेकिन कहते थे कि मेरा गांव गरीब है, सबका गांव गरीब है, और कुछ न करे सो बड़ा आदमी, ये सिद्धांत अजीब है। अब कितनी बढ़िया बात कही है। दादा, आपके यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों का बड़ा एहतराम है आपकी रचनाओं में। आज के दौर में इन दो भाषाओं को आप किस तरह देखते हैं? आलोक, ये तो आपको पता है कि मैंने दोनों में मेरी इब्तिदा तालीम जो हुई वो उसमें अंग्रेज़ी भी पढ़ाई, हिंदी भी पढ़ाई गई और उर्दू भी साथ साथ पढ़ाई गई। बल्कि एक ही किताब हुआ करती थी, रथ पर चल गड़बड़ मत कर, वो उसमें भी आती थी, उसमें आती थी। बहुत से मुसलमान बच्चे जो थे, जो हिंदी पढ़ रहे थे द्वितीय भाषा के रूप में, और हम उर्दू पढ़ रहे थे, तो किताबें बदल लेते थे। हम हिंदी के लिए लेते तो उन्हें उर्दू की दे देते, और अपने वो माँ साहब बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन हमने बड़े मेहनत से उर्दू हिंदी दोनों पढ़ी। हम हमेशा से ही मानते रहे, और ये संस्कार भी हमें हमारे घर से मिले जी, कि हमारे घर में दो शायर थे उर्दू बोलने वाले, और हमारे घर की जो ज़बान थी या तो अंग्रेज़ी थी, उर्दू थी, और या गांव की भाषा थी जो हिंदी थी, ब्रजभाषा थी। तो अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को एक भाषा दी, उसको कहते हैं खड़ी बोली। उस खड़ी बोली से ही रेख्ता निकली, उस खड़ी बोली से हिंदी निकली, उस खड़ी बोली से उर्दू निकली, उस खड़ी बोली से दक्षिणी निकली, उस खड़ी बोली से हिंदवी निकली जो दक्षिण में बोली जाती है। अब दक्षिण की जो हिंदी है उसमें तेलुगु का शब्द मिल जाएगा, उर्दू का नहीं मिलेगा आपको। मखदूम उनको आप पढ़ लीजिए, चमेली के मड़वे तले। तो ये भाषाएं जो हैं वो अपने स्थान और उनकी वजह से उनमें फ़र्क बोलचाल में और प्रोनाउंसिएशन में हो गया हो, लेकिन मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि ये अमीर खुसरो की देन है, और हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं। और मैं आपको, दुष्यंत से बड़ा तो कोई शायर है नहीं आज के हम ज़माने में। हम दुष्यंत को बहुत बड़ा शायर मानते हैं। तो दुष्यंत ने अपने जो किताब लिखी है उसके जो प्रीफेस है, भूमिका, उसमें लिखा है कि हिंदी और उर्दू अगर अपने सिंहासनों से उतर कर अगर समाज में साहित्य की सेवा करें तो वो बहुत सार्थक होगी, दूर तक जाएगी। क्या बात है। और अकबर इलाहाबादी ने कहा, गांधी और मौलाना आज़ाद का अगर वो भाषण मिल जाए जो उन्होंने संविधान सभा में रो रो के पढ़ा है कि इस हिंदुस्तान की हिंदी और उर्दू से मिलके एक हिंदुस्तानी भाषा का जन्म हो जो कि बोली जाए, जो हम बोलते हैं अमूमन। हम लोग जो बोलते हैं ना उर्दू है ना हिंदी है। हमने बहुत से हिंदीदान लोगों से पूछा, हमने कि शिकायत की हिंदी बताओ, कभी की आपने? नहीं बता पाते हैं। परिवाद किसने इस्तेमाल किया है? हाँ, तो ऐसे बहुत से उर्दू के शब्द हैं, ऐसे बहुत से हिंदी के शब्द हैं जो उर्दू के शब्द हैं जो हिंदी से गए हैं ना। एक तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक भाषाएं हैं। इसका उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि जितने हिंदी की मशहूर कवि हुए हैं वे सब दोनों भाषाएं जानते थे, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, मुंशी प्रेमचंद हो, और हादर निराला जी उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। बेशक। हाँ, तो हिंदी और उर्दू दो भाषाएं लिपि से हैं। वैसे जो हम बोलते हैं, मैं आपको इसका एक बड़ा बढ़िया किस्सा सुना दूँ। मैं जब प्रिंसिपल था तो उन्हीं दिनों पर उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा उर्दू घोषित की गई। तो जो कुछ लोग ज़्यादा हिंदी के समर्थक थे, कट्टरवादी, वो असल में हिंदुत्व के ज़्यादा समर्थक थे, हिंदी के कम रहे होंगे। उन्होंने एक नारा बनाया और वो लड़के नारा सड़क पे दे रहे थे। उसमें कॉलेज में हमारे भी लड़के थे, तो हमने उन लड़कों को बड़ा डांटा। हमने कहा, हमारे घर कॉलेज कैंपस में आओ, तुमको पहले समझा दें। तो हमने उनको समझाया कि उनका नारा ये था कि यदि
गर उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पर। अब हमने कहा कि इसमें सारे के सारे जितने भी अक्षर हैं ये सब उर्दू के हैं, तो उर्दू में उर्दू का विरोध कर रहे तुम। इसको यूँ कर लो कि यदि हिंदी प्रस्थापित की गई युवकों पर तो मार्ग पर रक्त प्रवाहित होगा, ये इसकी हिंदी हुई। तो उर्दू में उर्दू का विरोध कर रहे हो यार, तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो अब मैं उनको फिर समझाया कि दोनों भाषाएं एक हैं। और अब देखिए जो लखनऊ की हिंदी है उसमें उर्दू के ज़्यादा शब्द मिल जाएंगे। और अब नज़ीर अकबर आबादी मुसलमान थे और उर्दू के कवि थे, लेकिन उनकी आप देख लीजिए हिंदी है। आप छोड़िए, पाकिस्तान की एक मुस्लिम महिला का एक दोहा सुना रहा हूँ मैं आपको। वो कहती है कि लंका में रावण की शंका, घर में राम का डर। लंका में रावण की शंका, घर में राम का डर, सीता बनकर चैन न पाए नारी जीवन भर। इसमें एक उर्दू का शब्द है। पाकिस्तान में जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो हिंदी में लिखते हैं, कोई उन्हें परेशानी नहीं है, हिंदुस्तानी में लिखते हैं, समझदारी इसी में है। और राजनीति अपनी जगह है, अदब को और सियासत में फ़र्क है। और हिंदी उर्दू तो बिल्कुल नज़दीक की भाषाएं, तो एक दूसरे की पूरक है। हमारे उन बड़े लोगों में आपका शुमार होता है जिन्होंने साहित्य में और राजनीति में एक बहुत खूबसूरत तालमेल बनाया। आपके लिए कैसा अनुभव था ये? मैं जब राजनीति में गया, सांसद हुआ 89 से लेके, और फिर मैं 2008 तक रहा। तो एक बार संसद में रहा, 2 बार लोकसभा में रहा। जब तब मैं रहा तो बराबर मैं जो राजभाषा की जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसका बराबर मेंबर रहा मैं। और मैंने दुनिया के कई देशों में हिंदी का इस्तेमाल कैसे हो, मिली जुली हिंदी उर्दू में जैसे हो जी। और ये कई उस समिति के ज़रिए मैं बहुत से देशों में गया। जहाँ भी गया मैंने एक ही बात कही कि जितनी भी भारतीय भाषाएं, भाषा एक माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी विचार दूसरे तक पहुँचाने का। इसमें न तो ऐसे धर्म से जोड़ा जाना चाहिए, और ये बात मैंने वहाँ पर बड़े स्पष्ट की। बल्कि कभी कभी मैंने संसद में भी कहा कि जब तक राजनीति के अंदर साहित्य का सम्मान नहीं होगा तब तक आप अच्छे समाज की कभी वो नहीं बुनियाद नहीं रख सकते, आप उनको रख ही नहीं सकते। इसी तरह से फिर बाद में मैं जब हिंदी संस्थान का अध्यक्ष हुआ तो मैंने उसमें से, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, बीजेपी के जैसे लोग थे, कमल किशोर गोयनका, दुनिया जानती है कि वो, लेकिन वो बहुत अच्छे उपन्यासकार थे, उपन्यास पर उनका बड़ा काम था, तो मैंने उनको सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया। तो मैंने कभी एक तो ये भेदभाव कभी नहीं किया हिंदी संस्थान में। दूसरी, हिंदी संस्थान में मैंने एक उर्दू जैसे सब भाषाओं के साहित्यकारों को एक पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन उर्दू में नहीं था, वो भी मैंने बढ़वाया। तो भाषाओं को नज़दीक लाने का काम मैंने भारतीय भाषाओं का इसलिए किया। ये बात हमने लोहिया जी से सीखी थी। अच्छा। लोहिया जी कहते थे कि अंग्रेज़ी के अतिरिक्त, अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है, हालांकि उसके दुश्मन हम भी नहीं हैं, और हम तो अंग्रेज़ी पढ़ाते ही थे, हमने तो रोटी अंग्रेज़ी की खाई, तो अंग्रेज़ी का विरोध तो हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन अब उस वक़्त हमने ये ज़रूर कहा कि भारतीय भाषाओं को एक दूसरे निकट आना चाहिए। यहाँ तक कि हम तमिलनाडु में भी गए थे और करुणानिधि जी से बात हुई थी, तो करुणानिधि जी ने, हम थे, मुलायम सिंह जी थे और राजनीतिक थे, करुणानिधि जी ने पहला सेंटेंस ही कहा कि यू हैव कम हियर टू इम्पोज हिंदी ऑन अस। तो हमने उनसे कहा था, नो, वी हैव कम हियर टू इम्पोज तमिल ऑन यू, वी हैव कम हियर टू ब्रिंग तमिल एंड हिंदी क्लोज़र। तो अब हमें ये बात भी अंग्रेज़ी में समझानी पड़ी कि भाई हम अंग्रेज़ी के विरोध में कभी नहीं रहे। और अब तो हमारी स्टेट की भाषा हो चुकी है अरुणाचल में, तो इसलिए अब वो राजभाषा एक है, तो उसका कैसे विरोध किया जा सकता है। और जब से ये उद्योग, ये जो आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी जी, इसका विस्फोट हुआ है, तब से तो अंग्रेज़ी का चलन इतना बढ़ गया है कि वो इंग्लिश हो गई है, हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाषाओं पर
काम करना एक चीज़ है, लेकिन समय के साथ आपको बहना पड़ेगा भाषाओं में। जी। वे लोग जिन्होंने कभी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया, वो आज जब कंप्यूटर पे और मोबाइल पे काम करते हैं तो अंग्रेजी में वो आधा अंग्रेजी है, वो कूल ठंडा करना पड़ता है। आप 2 बार लोकसभा के सांसद रहे और 1 बार आप राज्यसभा सांसद रहे। तब की राजनीतिक चेतना में और अब की राजनीतिक चेतना में आप कोई फर्क पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और देखिए, भारत की जो मूल भावना है, हमारे संविधान के जो प्रियम्बल में जो लिखा है उसमें 3 बातें 4 लिखी हैं कि हम भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक, सामाजिक, सोशलिस्टिक और सेकुलर गणतंत्र बनाना चाहते हैं। अब ये 4 शब्द हैं गणतंत्र जी। तो उस समय संविधान की बड़ी सम्मान किया जाता था। यानी मैं आपको अटल जी और हम दोनों लोग साथ साथ रहे। कभी जब हम लोकसभा में तब वो उसमें राज्यसभा में थे, जब हम राज्यसभा में आए तब वो लोकसभा में हुए, प्रधानमंत्री हो गए। जब हम कमीशन में थे तब प्रधानमंत्री रहे 3 साल। लेकिन हमने खूब साथ साथ सफ़र किया और खूब जानते थे बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी, ध्रुव विरोधी है। लेकिन एक बार उन्होंने एक बयान दिया कि अयोध्या में मंदिर ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन भारत माता का मंदिर नहीं बिगड़ना चाहिए। पत्रकार, मैं भी पीछे था, पत्रकारों ने कहा, मैंने कि 100% मैं उनसे सहमत हूँ। तब सहमत और असहमत दोनों साथ साथ ट्रेन में सफ़र कर सकते थे, प्रेम से सीट पर बैठ के। और क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि सहमत और असहमत दोनों रह सके। क्या बात। और जो इस धर्म को मानता है वो रह सके, जो उस धर्म को मानता है वो रह सके, और जो किसी धर्म को नहीं मानता है, जैसे हम ही हैं, कर्मकांड का हम विरोध करते हैं, हम न मंदिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न कभी पूजा पाठ कर, लेकिन हम दूसरे की किसी के नहीं। हमारे घर में सब जाते थे, हमारी वाइफ जाती थी, अम्मा जाती थी, हम नहीं जाते थे। तो ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है, ये में नहीं चाहिए। मैं तो हमारा जो फेसबुक पे कई लोग जो है बड़ा विरोध करते हैं, कट विरोध। वो बहुत से लोग कहते हैं डिफरेंट कर दो, हमने तो फिर गाय के लोकतंत्र तो उस समय के लोकतंत्र में जो आप पूछ रहे, जब हम राजनीति में थे तो उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। राजनीतिज्ञों में हमारा विरोध था, लेकिन चंद्रशेखर जी जब कभी अटल जी को कहते थे तो गुरु जी कहते थे, गुरु हैं हमारे, लेकिन इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मुलायम सिंह जी ने खड़े होकर संसद में ये कहा कि अटल जी की हम इतना सम्मान करते हैं कि हम उनको अपने पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। ओहो, ये बयान है उनके, लेकिन उनके विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती। तो इस तरह से बातचीत होती थी। तब सौहार्द भी था, एक दूसरे का सम्मान भी था, आपकी असहमत का भी सहमत सम्मान करती थी। ओहो, आज वो चीज़ खत्म हो रही है, और वो चीज़ साहित्य से भी, मैंने कहा ना कि जब भी समाज में गिरावट आएगी तो दोनों में आएगी। तो राजनीति में आई तो साहित्य में भी है। आपका शेर है वो जो, जिसे कुछ लोग सजदा कर रहे हैं, हमारे दौर का नकली खुदा है। अच्छा, अब ये इस तरह की भी आपके सब सहमत नहीं होंगे इस शेर से, बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि तब भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं लिखते थे। यहाँ एक बहुत बढ़िया सी घटना सुना दें हम आपको जी। हम और बाल बैरागी एक पीलीभीत में पूरनपुर जगह थी, पीलीभीत में कब सम्मेलन था, और 2 ही प्रमुख कवि थे, हम और बैरागी जी। पर बैरागी जी उस समय ऐसी कविता लिखते थे, बड़े कवि थे, हमसे बड़े, उम्र में भी बड़े थे, हम उनको सम्मान, 1 साल ही बड़े थे वो हमसे, हालांकि। तो लेकिन हम फिर भी उनका बहुत सम्मान करते थे। तो उन्होंने युद्ध के पक्ष में कविता लिखी, नक्शे पे से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान की, उनकी एक पंक्ति आती है। इस तरह की कविता पढ़ी। और हमने एक कविता ये पढ़ी कि हमारे नाखुदाओं को खुदा बनने की हसरत है, मगर ये बात छोटी अक्ल में उनके नहीं आती कि जिन मेहनत कशों को पेट भर रोटी नहीं मिलती है, उनकी भूख बेमानी लड़ाई से नहीं जाती। अच्छा, अब जनता 2 हिस्सों में बट गई। आधा तो क्या उदय प्रताप को सुनेंगे, क्योंकि जनता में 2 हिस्से थे, कुछ जंग के विरोधी थे, कुछ जंग के पक्ष में थे। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो, स्वर बदल लो फौरन,
अच्छा। तो हाँ, तो फिर उन्होंने वो अपने नवे नवे सुनाना शुरू कर दिया, हमने अपने मोहब्बत की गज़लें सुनानी। तो मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने इधर का इधर रख दिया। हमने माना कि महका, तुमने फूलों से महका के घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। उसमें शेर आता है, तुम मेरे पास हो रात हैरान है, चांद किसने उधर का उधर रख दिया। क्या बात है। हैं, एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, हाथ उसने मेरे हाथ पर रख दिया। हमने भी श्रृंगार की कविता पढ़ना शुरू कर दी, और उन्होंने वो नवा नवा उनका जो गीत मालवी में है बड़ा मशहूर, वो पढ़ना शुरू कर दिया। हमने दोनों इशारों में कह दी, मैंने ये अब राजनीति वाली कविता जंग की और के खिलाफ, और ये छोड़ दो, नहीं तो यहाँ पर दो हिस्सों में बट जाएगा पूरा। तो ये हम लोगों में तब इतनी समझदारी थी। अब वो समझदारी मेरे ख्याल से कम हो गई है अगर, लेकिन हमारे अगली पीढ़ी जो है बहुत प्रतिभावान कवि है। हमने जब पहली बार आपको सुना था तो हमने मुझे एक मेरा शेर है वो मैं कहना चाहूँगा कि हीरे न हमने देखे न उनकी परख हमें, हाँ आदमी पहचानते हैं पहली नज़र में। तो क्या बात है। बहुत से लोग हैं आजकल नए कवि जो आ रहे हैं, जो हिंदी उर्दू में जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और बड़ा संतोष होता है उन्हें सुन के कि हम, ऐसा नहीं है कि अब कोई साहित्य की तो नदी है, बह रही है, कबीरदास से बहती हुई चली आई है, आलोक के तक आ गई है, तो आगे भी चलती रहेगी, तो आगे भी होते रहेंगे। तो इसलिए उस पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, कटुता राजनीति से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। गालिब और सहगल आपके प्रिय रहे हैं, आपने आपकी रचना में भी आए हैं दोनों। देखिए ऐसा है कि मैंने जैसा अभी बताया आपको, मैं हमेशा शांति के पक्ष में कविता लिखता रहा। मैं ये मानता हूँ कि मेरी कई कविताएं हैं कि किसान और जवान ये दोनों एक ही परिवार के हैं। किसान का बेटा है, जवान है, वो सीमा पर लड़ता है, और किसान खेतों में लड़ता है। तो जब नारा दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, तब मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें शास्त्री जी को पूरा सम्मान देते हुए मैंने कहा था कि एक ही पक्ष को, एक ही परिवार को नारा दिया जा रहा है, पूरे देश को नारा दीजिए देश के लिए। तो मैं जब ये होने लगा कि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा रहता है, ये पाकिस्तान की तरफ से इशारा आया था कि वहाँ प्लेबिसाइट करा लिया जाए। अच्छा, यहाँ तक हुआ कि नेहरू जी ने भी कहा कि प्लेबिसाइट के हम पक्ष में, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने मना कर दिया। तो वो हमें पूरी कहानी मालूम थी वहाँ की। तो हमने प्लेबिसाइट के विरुद्ध के इस पर, ये अगर इस पर होगा फैसला कि मुसलमान कहाँ ज़्यादा रहते हैं तो क्या होगा फिर इस देश का। तो फिर हमने पाकिस्तान के उन शासकों के ने जिन्होंने ये कहा था प्लेबिसाइट कराओ, उनके नाम एक ख़त लिखा जिसको था पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम एक ख़त। बड़ी मशहूर कविता हुई है जी, स्वागत। तो एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आज़ादी की देवी का मुँह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी इतिहास नहीं देने पाए। अब ये कैसे कह दें कि अकबर जो था पाकिस्तान का बादशाह था। इतनी अपनी लाचारी थी इतिहास नहीं देने पाए, अभिवाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए। क्या बात है। आप बाप अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, पर अगर आप पद्मश्री मिली है सो थोड़ी दे देगा। तो इतिहास जो है देश का गौरव है, वो हम आपको नहीं दे सकते। बाकी आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो ये एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आज़ादी की देवी का मुँह मांगा मोल दिया तुमको, अपने माँ के लोहू में सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी इतिहास नहीं देने पाए, अभिवाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए। गांधी गौतम के चिंतन का भुजपाश नहीं देने पाए हैं। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। धर्मांध मुसलमान ज़्यादा है, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये कश्मीर हम दे भी दें तो क्या क्या देंगे हम, अगर इतने पे समझौता है तो हमें मंजूर है, लेकिन फिर तुम ताजमहल मांगोगे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ तो हर चीज़ में हिंदू मुसलमान दोनों जुड़े हुए, क्या क्या देंगे हम।
तुम्हें ये कश्मीर हम दे भी दे तो ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गज़ल मांगोगे तुम, फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, डॉक्टर इकबाल, फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वे ठंडी हवाएं मांगोगे। मोहम्मद साहब ने एक दफ़े कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे तहजीब की ठंडी हवाएं आ रही है। क्या बात। तो कर लो पाकिस्तान। अब कौन लिख देगा कि उन्होंने जी कही थी पाकिस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है। तो ऐसी चीज़ें बदली जा सकती हैं क्या? आप आगे बदल सकते हो। ये पीछे का इतिहास जो बदलने की जो परंपरा है ये बहुत गलत है, ये सोच ही गलत है। तो मैंने ये लिखा कि ये कश्मीर हम देवी दे तो ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में यमुना का हुस्न गज़ल मांगोगे तुम, फिर सबसे अच्छे गुलशन की बुलबुल की सदाएं मांगोगे, जो रास रसूलों को आई वे ठंडी हवाएं मांगोगे, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाज़े बयां मांगोगे तुम। रसखान सुकविता मुसलमान क्या उसका कान्हा भी दे दे, क्या बाज बहादुर रूपमती का मधुर तराना भी दे दें। क्या बात। तुम तो शायद अकबर को भी बतलाते होगे मुसलमान, इतिहास मगर ये कहता है वो था केवल अकबर महान, जिसने सब धर्मों से उठकर इंसानों को इंसान कहा, हिल मिलकर जीवित रहने को ही सर्वश्रेष्ठ ईमान कहा। वो हिंदू है तो अच्छा है मुसलमान तो अच्छा है, उसका जीवन है वंदनीय, इंसान हुआ जो अच्छा है। क्या बात। इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। अब जिसे देखकर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था, ये केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। ये वो सब उत्कर्ष तुम्हारा, ये केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। फिर युद्ध के खिलाफ मैंने, इसमें बहुत लंबी कविता है, बीच में छोड़ देना। युद्ध में कि पहले से त्रस्त मनुष्यता को मत और युद्ध से त्रस्त करो, कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर जनमत का बंदोबस्त करो। जनमत इससे मांग रहे हो कश्मीर कहाँ जाए, पहले से त्रस्त मनुष्यता को मत और युद्ध से त्रस्त करो, कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर जनमत का बंदोबस्त करो। खेतों की मुलायम धरती पर हलबैल चलेंगे या गोली, फसलों को गिराएंगी फौजें या हंसियों की हंसती टोली, अगली पीढ़ी को अमन चैन या लाशों की संख्या दोगे। समझाओ इन्हें वसीयत में अपनी करनी का क्या दोगे, किस किसको युद्ध गंवारा है, किस किसको रोटी प्यारी है, ये प्रश्न पूछते जनता से। ये भी तो रायशुमारी है। क्या बात। जिनके कंधों पर रखकर ये बंदूक चलाई जाती है, जिनके पेटों पर लात मारी ये लड़ाई जाती है। यद्यपि सच है इन लोगों का जीना भी कैसा जीना है, इन्हें अनादर के प्याले में जीवन भर विष पीना है। फिर भी उनसे पूछो तो कश्मीर चाहते हो भाई या अपने तन के टुकड़ों की सीमा पर जलती तरुणाई। जिनके बेटे उधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर खड़े हैं, तो दोनों तरफ ये पूछ लो उनकी माँओं से कि युद्ध चाहते हो आप। ये कविता इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर, वो इतनी प्रसिद्ध हुई, सीधा रिकॉर्डिंग हो रही थी, आकाशवाणी से रिले हो रहा था। अब हम कविता सुना गए। अब वो थोड़ी देर के लिए हमारे पास आया, बोले दादा इसमें से थोड़ा काट ले। मैंने काटना है, तो मैंने कभी आऊँगा नहीं मैं, और नहीं काटी। और उसकी इस पर तारीफ हुई, उस किसी इसमें एक भी शब्द जो है कोई आपत्तिजनक है, कोई मैंने देश के लिए, अपने देश के लिए तो कुछ नहीं कहा। उनको जितनी भी गालियाँ थी पाकिस्तान से कहा कि तुम हमारे देश की जो संयुक्त संस्कृति है, गंगा जमनी संस्कृति, उसको आपके कहने से हम नहीं बदलने के वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय प्रताप सिंह जी। अपनी इतनी अस्वस्थता और व्यस्तता दोनों के बावजूद आपने बज़्म ख़ास और एक मुलाकात के लिए इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आलोक, आपने भी बड़े सटीक प्रश्न किए और उसको हमारी पुरानी स्मृतियाँ हमको सब याद आ गई बचपन से लेके अभी तक की। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके साथ आपकी बज़्म ख़ास और वेद गुप्ता जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आपको भी बहुत धन्यवाद।